सबको ये बात वेरी क्लियरली पता है कि स्टॉक एक्सचेंज किस चिड़िया का नाम है. सो इट इज अ प्लेटफॉर्म where people, those who are willing to sell the share, and people, those who are willing to buy the share, meet not physically but over computer networks. Got it clear? किसी जमाने पे फिजिकल लोकेशन पे लोग मिला करते थे, वो 90s से पहले की बात थी. एज ऑफ टुडे ऐसा कुछ भी नहीं होता. देयर इज अ सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल्ड होता है कुछ खास लोगों के, उन लोगों को ब्रोकर बोला जाता है, और उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज टेक प्लेस करती है. चिल्ड्रन, समझ में आ गया? तो आज स्टॉक एक्सचेंज एकदम अमेजोन की तरह है. जो बेचना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट वो भी उस पे है, जो खरीदना चाहते हैं वो भी है. बट आप बोलेंगे नहीं सर, हमको तो एक ही प्राइस नजर आता है एक प्रोडक्ट का. आपको बेस्ट प्राइस दिखाया जाता है. एक ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मैनी टाइम्स आपने देखा होगा 2-3 प्राइसेस होते हैं. कोई थोड़ा 100 रुपए महंगा बेच रहा है, कोई 100 रुपए सस्ता बेच रहा है. गॉट इट? सो गॉन आर द डेज जब स्टॉक एक्सचेंज फिजिकली चला करते थे. नाउ डेज स्टॉक एक्सचेंज का सारा ऑपरेशन चिल्ड्रन ऑनलाइन होता है. और एक बात सुन के आपको बहुत गर्व होगा अपने आप को भारतवासी बोलने में. इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट हुई. इससे पहले दुनिया में कहीं पे भी चिल्ड्रन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती ही नहीं थी. एवरीवेयर इट वाज ऑफलाइन ट्रेडिंग, या स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर ही सो कॉल्ड हैंड हेल्ड टैबलेट्स होते थे, वो वहां के लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड होते थे. बट इंटरनेट ट्रेडिंग में इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री. एंड आफ्टर चाइना, इंडिया इज द सेकेंड कंट्री जिसने सो कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज के सेटलमेंट सिस्टम्स को सबसे इमीडिएट और फास्ट कर दिया. आज आप सौदा करिए, कल आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा. किसी जमाने में ये काम होने में एक महीना लगता था. then it reduced to 15 days, then 5 days, then 3 days, then 2 days, and now it is 1 day only. आज बाइंग सेलिंग किया, वेरी नेक्स्ट डे कल आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा. अकाउंट से पैसा चला जाएगा मतलब बैंक अकाउंट से. ओके, चलिए, तो ये कहानी तो मैंने आपको समझा दी थी. स्टॉक एक्सचेंज के कुछ फंक्शंस होते हैं. कहने का मतलब अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा तो ये हरकतें भी नहीं हो पाएंगी. नाउ व्हाट आर दीज फंक्शंस? यू जस्ट कॉपी देम आउट, देन आई एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम वन बाय वन. चलो, तो सबने लिख दिया स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या होते हैं. अब एक एक करके सबको समझते हैं. स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन समझाने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा. बच्चों, एमवे का नाम आपने सुना होगा, हर्बल लाइफ का नाम सुना होगा. न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स ये लोग बेचते हैं. एमवे तो बहुत प्रोडक्ट बेचता है. ये सब जब इंडिया में आए तो लोगों को नया बिजनेस, नया प्रोफेशन मिला. डू यू अग्री विद दिस? कॉल सेंटर आया तो लोगों को वहां पे अपॉर्चुनिटी मिली. तो अगर ये स्टॉक एक्सचेंज ना होता तो क्या नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्टॉक ब्रोकर्स और जितने लोग इनकी एक्टिविटीज में, क्लियरिंग, सेटलमेंट इन सब में इन्वॉल्व होते हैं, क्या ये सब नौकरियां मिलती लोगों को? बिल्कुल ना मिलती. व्हाट इट? तो ये चीज भी यहाँ पे होनी चाहिए. यहाँ पे एक फंक्शन आप और लिख लीजिए, दैट इज क्लासेस. तो आपने लिख दिया. एक और लिखिए, प्रोविजन ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी. आई रिपीट, provision of new entrepreneurial activity contributes to economic growth. सर, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा स्टॉक मार्केट से? भाई सिंपल सी बात है. मैंने रिलायंस का 100 रुपए का शेयर 25-30 साल पहले खरीदा, जब धीरू भाई अंबानी रहे होंगे. आज वो शेयर मान लीजिए 3,300 रुपए का है. तो 100 रुपए का शेयर अगर मैं 3,300 में बेच दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? सिंपल लैंग्वेज में, 100 रुपए का शेयर 3300 में बिक गया. व्हाट इज माई प्रॉफिट? 3200. जो ऑनलाइन वाले गूंगे बह रहे हैं ये भी कुछ बोले. 3200 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया. अनन्या जी समझ में आ रही है बात? समृद्धि जी, शताक्षी जी, सृष्टि, ये बात समझ में आ गई? यस सर. इस 3200 रुपए को मैं क्या करूंगा? बेसन में डाल के पकौड़ी तल के तो खाऊंगा नहीं. आई विल पुट दिस मनी इनटू बैंक एफडी, और आई विल बाय सम म्यूचुअल फंड्स फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ माय मनी. अगर मैं दोनों ही काम नहीं करता तो हो सकता है मैं कुछ शर्ट पैंट खरीद लूं इस कमाई से जाके, या सो कॉल्ड हो सकता है मैं थोड़ा सा सिल्वर का ऑर्नामेंट खरीदूं धनतेरस पे, दशहरे पे, दिवाली पे. यस और नो? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि भाई जो मेरी कमाई हुई वो मार्केट में फर्दर किसी ना किसी तरह की डिमांड बढ़ाएगी, और मेरी डिमांड को पूरा करने के लिए कोई ना कोई सप्लायर गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करेगा. और गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लायर सप्लाई करके जब मेरे तक पहुंचाएगा तो एलेक्सा और चिट्टी रोबोट के थ्रू तो मेरे पास आएगा नहीं. कैसे आएगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और अल्टीमेटली देश में पैसा और आ रहा है तो हमारी कंट्री विल ग्रो. जिस कंपनी ने मेरे 3200 रुपए के प्रॉफिट से मेरे को गुड्स एंड सर्विस बेच के प्रॉफिट कमाया, दे विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. आई विल ऑल्सो पे टैक्स ऑन 3200 टू द गवर्नमेंट. तो अगेन गवर्नमेंट की जेब में टैक्स की इनकम
बढ़ेगी, गवर्नमेंट उसको लोगों की एजुकेशन पे, ओल्ड एज लोगों की पेंशन पे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे, इन सब पे खर्च करेगा, तो इकोनॉमी एज अ होल विल ग्रो। समझ में आई बात? तो 1990 से पहले हमारी कंट्री में इंपोर्टेड कार्स, मतलब फॉरेन कार्स इंपोर्ट की जाती थी, बट जब होंडा ने इंडिया में प्लांट लगा लिया तो लोगों को एडिशनल नौकरी के मौके मिले, एडिशनली लोगों ने पैसा कमाना स्टार्ट किया, जो लोग पहले जॉब में नहीं थे उनको जॉब मिला, जो लो पेड जॉब में थे वो हाई पेड जॉब पे चले गए। होंडा ने कार बना के यहां से अगल बगल की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट ड्यूटी से इनकम होनी चालू हो गई। तो अगर कोई भी नया बिजनेस इंडिया में सेटअप होगा, इससे कंट्री विल ग्रो और फॉल डाउन, सिंपल एज दैट, कंट्री विल ग्रो। So instead, like investing in unproductive assets like jewelry, the stock exchange provides opportunity for investment in securities market. तो जैसे मैं अपनी कमाई को रियल एस्टेट में लगा सकता हूँ, बैंक डिपॉजिट्स में लगा सकता हूँ, बट रियल एस्टेट में प्रॉब्लम ये है कि भाई लॉन्ग टर्म स्टे करना पड़ता है, जल्दी पैसा 2-4 दिन में या 2-4 महीने में या इवन साल 2 साल में भी लैंड का प्राइस बहुत सो कॉल्ड एक्सॉर्बिटेंटली हाई बढ़ता नहीं है। बट स्टॉक मार्केट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो 10-12% का रिटर्न आपको दे जाएगा, तो यहां से कमाया हुआ पैसा और डिमांड क्रिएट करेगा कंट्री में। खोपड़े में बात गई? तो अगर 5 करोड़ रुपए लोगों के पास हो और वो उससे लैंड खरीद लें, 5 करोड़ रुपए हो वो उससे स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीद लें, कहां पे लिक्विडिटी ज्यादा है चिल्ड्रन? स्टॉक मार्केट में। आप आज मन बनाइए शेयर बेचने का, वो आज के आज बिक जाएगा, कल पैसा ब्रोकर की जेब में, परसों आपके बैंक अकाउंट में। इज दैट क्लियर? जो मैं बोला था ना, एक दिन में पैसा आता है वो ब्रोकर के पास आता है, परसों आपके पास आएगा। क्या लैंड एंड बिल्डिंग, फ्लैट, अपार्टमेंट, हाउस इतनी तेजी से बिकते हैं? नॉट एट ऑल। उसको बेचने के लिए पहले पब्लिक को ढूंढते रहिए कौन खरीदे, खरीदने के बावजूद भी सो कॉल्ड पैसा आने में, रजिस्ट्रेशन पेपर बनने में दुनिया का नाटक है। तो लिक्विडिटी रियल एस्टेट में कंपेरेटिवली कम होती है। आई रिपीट, कंपेरेटिवली कम होती है। गॉट इट? अंडरस्टूड हाउ इट इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ? नहीं मिलेगा, बट अल्टीमेटली टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होता है। 2 दिन के अंदर आपकी जमीन अच्छे भाव पे नहीं बिकने वाली। आप रियल एस्टेट खरीद लीजिए और आप सोचिए कि बहुत झटपट वो बिक जाए, ये जरूरी नहीं है। इट मे बी और मे नॉट बी सोल्ड। तो ये रियल एस्टेट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गॉट इट क्लियर? गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर्स हो गए, एटलीस्ट ये बिक बहुत तेज जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई स्मॉल अमाउंट होता है, इसको खरीदने वाले लोग ज्यादा है। लैंड सबसे ज्यादा कौन खरीदेगा भाई? या तो प्रॉपर्टी डीलर, वो आपको अच्छा दाम कभी देगा नहीं क्योंकि वो भी कमाना चाहता है। व्हाट इट क्लियर? दूसरा जिसको घर बनवाना है। लॉजिक समझ में आ गया? और कोई सस्ती चीज तो है नहीं कि 10,000 में लैंड मिल गया, बट 10,000 में गोल्ड मिल सकता है, 10,000 में आपको म्यूचुअल फंड मिल सकता है, 10,000 में शेयर मिल सकता है, बट 10,000 में जमीन कितनी मिलेगी? सूंघने भर की मिलेगी बस आपको। तो इसलिए रियल एस्टेट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो एक एवरेज पर्सन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सच टाइप ऑफ मार्केट्स। तो पीपल अंडरस्टूड कैसे स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर स्टॉक एक्सचेंज ना होता तो हम आप शेयर खरीदते ना तो बेचते ना, और बेचते ना तो प्रॉफिट ना होता। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ इससे ज्यादा तेज होती है। अभी हम इसकी बात ही कर रहे थे, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी का मतलब होता है एनीथिंग विच पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलिंग, पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलिंग। तो किसी इंसान ने अगर मान लीजिए बच्चों जमीन खरीदी लेटस से 5 करोड़ की, गोल्ड खरीदा लेटस से 5 लाख रुपीस का, और शेयर्स खरीदिए मान लीजिए 50,000 रुपए के, तो सबसे ज्यादा तेजी से क्या बिकेगा? गोल्ड और शेयर्स। बट ये रियल एस्टेट को बेचने में नानी याद आ जाएगी इसको। गॉट इट क्लियर? आप पहले 2-4 लोगों से बोलेंगे, लिस्टिंग कराएंगे housing.com, 99acres.com, magicbricks.com, उस पे बायर आएगा। लैंड जहां पे लोकेटेड है, फ्लैट जहां पे लोकेटेड है, पता नहीं बायर को लोकेशन पसंद आए या ना आए। गोल्ड बिस्किट में, बार में, कॉइन में क्या पसंद और नापसंद वाली कोई चीज होती है? भाई कैरेक्टरिस्टिक 24 कैरेट है, एग्जैक्टली 24 होता नहीं है, इट रेंजेस अराउंड 23.8 से लेकर 23.96 तक। दुनिया की कोई मशीन गोल्ड को 24 कैरेट मेजर नहीं करती है, रियलिटी में ये 23.9697 तक चलता है। तो गोल्ड तो भाई जैसा है कि जैसा, मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूं। शेयर रिलायंस का चाहे मेरे पास हो चाहे किसी के पास हो, भाई वो शेयर तो वैसा ही रहेगा ना। बट रियल एस्टेट में ये सब प्रॉब्लम्स आती है, हमें साइट पसंद नहीं है, हमारे को ये लैंड सूटेड नहीं है, हमारे पंडित जी ने बोला डोंट गो फॉर दिस एंड ऑल दैट, बट गोल्ड और ज्वेलरी में ऐसा नहीं है। तो मार्केटेबिलिटी का मतलब विच पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलेबिलिटी।
लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि भाई स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स ऐसी चीजें हैं जो झटपट बिक जाती है, पैसा तुरंत आ जाता है। वेयर एज रियल एस्टेट ये सब असेट जल्दी बिकती नहीं है। समझ में आ गया? इवन बैंक की एफडी चिल्ड्रन, अगर आपने 7% पे फिक्स डिपॉजिट कराया बैंक में और आप टाइम से पहले पैसा लेने चले जाओ, वो 1% इंटरेस्ट काट लेंगे आपका। स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, जो मार्केट प्राइस होगा वो मिलेगा माइनस ब्रोकरेज, जो ब्रोकर होगा उसकी कमीशन। सेबी के हिसाब से एक ब्रोकर मैक्सिमम 2.5% कमीशन ले सकता है। कितनी? 2.5%। आपने अगर 100 रुपए का सौदा किया शेयर बेचने का तो 97.5 आएगा। बट क्योंकि मार्केट इतना कॉम्पिटेटिव है, इतना कॉम्पिटेटिव है, कोई भी ब्रोकर है ही नहीं इस हैसियत में कि आपसे 2.5% ब्रोकरेज ले ले। 25 पैसा 50 पैसा मतलब 0.25 और 0.5% पे बाइंग सेलिंग करा देते हैं वो लोग। गॉट इट क्लियर? 2.5% तो बहुत ज्यादा ब्रोकरेज हो गई है सर। आधे परसेंट पे कमाते क्या होंगे? एक ब्रोकर के यहाँ दिन भर में अगर 1 करोड़ रुपए की बाइंग सेलिंग हुई तो 1 करोड़ का आधा परसेंट आप निकाल लीजिए, 5,000 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? 1 करोड़ का 10% इज 5,000 क्यों, और शायद ज्यादा होना चाहिए, देखते हैं। 1 करोड़ का 10% 10 लाख, 1% 1 लाख, आधा परसेंट 50,000 रुपए, 50,000 रुपए ब्रोकरेज हो गई। अगर आधा परसेंट पे भी ट्रेड किया तो 0.25% पे ट्रेड करेगा तो 25,000। अगर 0.25% भी ब्रोकरेज चार्ज करता है तो 1 करोड़ के ट्रेड पे दिन में 25,000 कमाता है वो। महीने में 20 दिन स्टॉक एक्सचेंज चलता है, सैटरडे संडे बंद रहता है फॉर एग्जाम्पल, तो अल्टीमेटली 25,000 एक दिन का, 20 दिन का 5 लाख रुपए, एक महीने का 5 लाख, 12 महीने 60 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। नौकर रखे हैं उसने, ऑफिस का खर्चा है, सब मिला के मान लीजिए 5 एम्प्लॉय भी उसने रख लिए। लेटस से 5 एम्प्लॉय को 6-6 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ रही है, 30 लाख सैलरी, और मान लीजिए ऑफिस का महीने का 1 लाख रुपए खर्चा, बहुत उड़ उड़ा के इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ 12 लाख, ये तब भी 18 लाख बचेगा कि नहीं? 18 लाख बचेगा कि नहीं? और ऑफिस का साइज क्या होगा? अगर 4 लोग बैठे हैं, 4 कंप्यूटर लगाने की जगह और ब्रोकर को अपने टेबल चेयर के रखने की जगह, 10 बाय 10 के ऑफिस में हम इतना कमा सकते हैं। प्रोवाइडेड उस ब्रोकर के पास अकल होनी चाहिए अपने क्लाइंट्स को सही कंपनीज के शेयर्स की खबर दे, वो कि इस कंपनी का शेयर खरीदो, इसका ना खरीदो, लाइकवाइज। क्या रियल एस्टेट में इतनी कमाई है चिल्ड्रन? एब्सोल्युटली नॉट। तो रियल एस्टेट 2 तरह के लोगों को खरीदना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं बोलता हूं 3 तरह के लोगों को खरीदना चाहिए। पहला, जिसका रियल एस्टेट का बिजनेस हो, वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा, उसके लिए तो जल्दी से झटपट बिक जाएगा, उसका रोजमर्रा का काम है, उसको डेली कस्टमर मिलते रहते हैं, हमको आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, भाई जिसको घर में रहना है, टेंट लगा के तो सड़क के किनारे रहेगा नहीं। और तीसरा सर, रियल एस्टेट किसको खरीदना चाहिए? बेवकूफों को। किसको? बेवकूफों को। पीपल से इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है। दुनिया जहान में कोई भी रियल एस्टेट चल रहे हैं 12-14% से ऊपर का रिटर्न आपको नहीं देगा। वो भी तब देगा जब आप कम से कम 5-10 साल, 15 साल, 20 साल वेट करें। क्योंकि अगर एक लोकेलिटी में देयर इज अ वेरी ह्यूज लैंड एरिया विच वॉज डिवाइडेड बाय अ प्रॉपर्टी डीलर इनटू 1000 स्मॉल प्लॉट्स, मैंने ढेर सारा एकड़ खेत खरीद लिया और 1000 प्लॉट्स में उस खेत को डिवाइड कर दिया। अब मेरे को ये प्लॉट बेचने में कम से कम 1-2 साल लगेगा ही लगेगा। इज दैट क्लियर? आपने मेरे से आज प्लॉट खरीद लिया 5 लाख रुपए में, आपने उसकी रजिस्ट्री वगैरह करा ली, 5-10% आपके एक्स्ट्रा लग गए, आपको प्लॉट पड़ा 5.5 लाख का। कोई इस प्रॉपर्टी को हथिया ना ले तो आपने 4 तरफ दीवार भी बनवा दी 2 लाख रुपए लगा के, या 1 लाख रुपए लगा के, मान लीजिए 5.5 + 1 6.5, 6.5 तो आपकी कॉस्ट है। अब आप उसे बेचना चाहते हैं और मेरे पास भी ढेर सारे प्लॉट ऑफ लैंड अभी खाली पड़े हैं, तो जब कोई बायर आएगा वो आपको मिलेगा, आप कहेंगे भाई 6.5 तो हमारा लगा है, कम से कम हमको 7.5 लाख तो मिले, 1 साल हो गया हमको प्रॉपर्टी रखे हुए, मेरे पास भी प्लॉट है, मैं तो उसे 6 लाख में बेच दूंगा। क्या आप मेरे को कॉम्पीट कर पाएंगे? नो, क्योंकि आपकी तो कॉस्ट लग गई एक्स्ट्रा। किसने? ठीक है, बट मैंने दीवार तो नहीं खिंचवाई ना, मैंने अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मैंने किसान से बोला तेरा खेत है मैं ले रहा हूं, जैसे जैसे बिकता जाएगा मैं पैसे देता जाऊंगा, तो मेरी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बच गई, मेरा दीवार खिंचवाने का पैसा बच गया, आई सेव्ड मनी देयर। गॉट इट क्लियर? तो माय पीसेस ऑफ प्लॉट्स लैंड वुड बी मच 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 चीपर देन द बायर्स टू हुम आई हैव सोल्ड एंड दे सब्सिक्वेंटली आर विलिंग टू सेल। तो सर फिर हमारा दाम बढ़ेगा कब? लैंड का बढ़ेगा, बट आप मेरे को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में, सॉरी शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मैं 2 साल में सारी जमीन बेच के निकल लिया वहां से,
अब सारे लोग आपके जैसे बायर्स हैं, सबकी कॉस्ट सेम है। अब आपकी जमीन 8 लाख 9 लाख 10 लाख में बिकेगी, बट आपको वेट करना पड़ेगा, तुरंत नहीं बिकेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में गेन 2-4 साल में हो जाए, नेवर इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट चिल्ड्रन, नेवर। ऑलवेज इन्वेस्ट इन ज्वेलरी। भी एक बार चलेगा चलो, बट उसमें मेकिंग चार्जेस हैं, बट जान पहचान वाले दुकान से खरीदी तो मेकिंग चार्जेस कम है। या मान लीजिए आपने गोल्ड कॉइन खरीद लिया तो चलिए ठीक है, बट अगर आपको डाइवर्सिटी चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने पैसे को, ओनली वन डेस्टिनेशन, दैट इज स्टॉक मार्केट। 5 लाख रुपए 10 जगह लगाइए, बट रियल एस्टेट में तो 5 लाख एक जगह, गोल्ड में तो 5 लाख एक ही जगह। तो गोल्ड के रिटर्न्स हैं, बट 2-4-5 साल। लैंड में अगर बढ़िया रिटर्न चाहिए, गोल्ड से भी ज्यादा, स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा, तो जमीन खरीद के भूल जाइए। 25 साल बाद वो आपको रिटर्न भयंकर दे देगी। उतना रिटर्न गोल्ड भी नहीं देगा, उतना रिटर्न स्टॉक मार्केट भी नहीं देगी। बट अगर आप 25 साल वेट कर सकते हैं तो, अगर नहीं वेट कर सकते, 5-10 साल का आपका होराइजन है, व्हाट इट क्लियर, या रेगुलरली आपको नजर है आपका पैसा बढ़ रहा है, ओनली वन एवेन्यू, दैट इज स्टॉक मार्केट। समझ में आ गई बात? तो लिक्विडिटी और मर्केंटेबिलिटी, सेलेबिलिटी चिल्ड्रन, किसी दूसरी एसेट में आपको इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितनी यहां पे मिल जाएगी। समझ गए? प्लीज अपडेट दिस। दोनों पॉइंट सबको समझ में आ गए कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? तो कोई भी बाजार में जब नई दुकान खुल जाती है, नया शॉपिंग मॉल खुल जाता है, तो सर वहां अगर लोग जाएंगे तो पुरानी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। हाँ, आपकी बात एकदम ठीक है, बट ये अप टू अ लार्ज एक्सटेंट पॉसिबल नहीं होता। पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। पहले मोहल्ले में एक दुकान थी, 1000 लोग रहते थे, अब लोग 4000 रह रहे हैं मोहल्ले में, दुकानें भी तो 6 हो गई। नहीं समझे? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? तो ऐसा नहीं है कि नए बिजनेस आउटलेट्स ओपन होंगे तो पुरानों को नुकसान होगा। थोड़ा सा कंपटीशन में नुकसान होता है, बट अगेन पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, लोगों की कमाई भी बढ़ रही है। पहले जिस इंसान की कमाई 20,000 रुपए महीना थी, आज 40,000 है। तो उसकी जब कमाई बढ़ेगी तो उसकी चाहते, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। एक जमाना था, अपने दादाजी से पूछिएगा, पापा नहीं बता पाएंगे, दादाजी बता पाएंगे, नए कपड़े सिर्फ फेस्टिव सीजन में खरीदे जाते थे, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस एंड ऑल दैट। आज ऐसा होता है बच्चों? बाजार जा रहे हैं, बढ़िया पसंद आ गया, चलो खरीद ले। समझ में आ गया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ गई। लोगों की इनकम बढ़ गई। कैसे बढ़ी इनकम? पहले मेरे दादाजी पैसे कमाते थे, घर में खर्च होते थे, व्हाट इट क्लियर, और उसके बाद बैंक में एफडी होती थी। बैंक वाले उस पैसे को लेंड करते थे 17% पे, 18% पे, और हमको देते थे 9%। 18% पे पैसा मेरा बैंक ने किसी को दिया, और मेरे को उस डिपॉजिट पे 9% दिया। बीच में 9% कौन खा गया? बैंक। समझ में आ गया? बैंक के 3% खर्चे, 6% बैंक ने नेट प्रॉफिट कमाया, खर्चे अर्चे सब काट के। अब मेरे दादाजी की जनरेशन के बाद मेरी जनरेशन ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो पूरा 18% का रिटर्न हमारी जेब में आएगा। 1% ब्रोकर की कमीशन भी काट दीजिए, कितना बचा? 7%, सॉरी 17%। मार्केट अगर मान लीजिए डाउन है तो 12% तो कमाएंगे ही कमाएंगे, 11% कमाएंगे ही कमाएंगे। तो हमारे दादाजी ने 7% कमाया, हमने 11 कमाया, हमारी कमाई भी ज्यादा है। तो सर आप जैसे लोग अगर बैंक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बैंक का बिजनेस स्लम्प में जाएगा। बिल्कुल जाएगा, इसीलिए तो बैंक की नौकरियों पे खतरा मंडरा रहा है। अब बैंक के एम्प्लॉयज उतने खुश और सेफ नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। तो अब मेरी इनकम बढ़ गई, लॉजिक समझ में आ गया? जब मेरी इनकम बढ़ी तो मैं वहां तो खर्च करूंगा ही करूंगा नेसेसिटीज पे, जहां मेरे दादाजी खर्चे करते थे, बट अब मेरी डिमांड और बढ़ेगी, बिकॉज आई हैव मोर परचेसिंग पावर। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? तो दैट्स वाई इकोनॉमिक ग्रोथ इसी वजह से हुआ, क्योंकि आपकी कमाई का जरिया बढ़ गया। जब होंडा इंडिया में था ही नहीं, XYZ कंपनीज इंडिया में थी ही नहीं, रिलायंस था ही नहीं, तब लोग नॉर्मली कमाते थे, नॉर्मली खर्च करते थे, नॉर्मली बचाते थे। अब एक नया बिजनेस सेटअप हो गया, आपने उसके शेयर्स खरीद लिए, वो आपको और रिटर्न्स दे रहा है, तो आपकी कमाई बढ़ गई। तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट की ग्रोथ से अगर किसी इंडस्ट्री को नुकसान होता है तो नॉन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को नुकसान होता है। किसको? नॉन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को नुकसान नहीं होता। आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओगे किसी ब्रोकर, किसी एजेंट, किसी बैंक के थ्रू, वहां पे बैंक कमा लेगा आपसे। तो सिंपल डिपॉजिट एंड विड्रॉल वाले जो फंक्शंस बैंक के थे, उस पे अब खतरा मंडरा रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे कोई भी खतरा नहीं है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? इंश्योरेंस पे खतरा मंडराने लग गया इसकी वजह से। पहले लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझा करते थे, बट पता लगा कि इंश्योरेंस कंपनीज चीट करती हैं, बेवकूफ बनाती हैं, तो लोगों ने टर्म प्लान इंश्योरेंस के लेने स्टार्ट कर दिए। तो थोड़ा बहुत इंश्योरेंस का बिजनेस कम हुआ, बट
उतना कम नहीं हुआ जितना आप सोच रहे हैं। पहले इंडिया में 3 से 4% लोग इंश्योरेंस को ठीक से जानते थे और वही इंश्योरेंस कराते थे टैक्स सेविंग के लिए। अब अवेयरनेस बढ़ी है तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी 12-15% तक क्लाइंटेज मिल गई। तो जितना उनके ट्रेडिशनल प्लान्स में कमी आई उतना टर्म प्लान की वजह से भरपाई हो गई। लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए खैर हम इंश्योरेंस वगैरह नहीं पढ़ रहे। अप्रूवल टू प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर, जो भी बोल रहे हैं आप। शेयर का प्राइस स्टॉक मार्केट में कैसे डिटरमिन होता है? सिर्फ एक तरीका है, डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड ज्यादा होती है स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा। कल सुबह न्यूज आ जाए कि अडानी जी को सो कॉल्ड एक नया ऑफर मिला है माइक्रोसॉफ्ट से कि आप इंडिया में जो अपना इंडस्ट्रियल 5G लाइसेंस यूज करेंगे उस पर सॉफ्टवेयर हमारा यूज कर लीजिए और हम आपको सॉफ्टवेयर कोरियन और जापानीज कंपनी से 40% सस्ते रेट पे देंगे। व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? अडानी जी का प्रॉफिट, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम हो गई ना, सॉफ्टवेयर सस्ता मिल रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली लोगों को, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा देंगे। ये बात मेरे को भी पता लग गई, आपको भी पता लग गई। अब जब मेरे को और आपको ये बातें पता लगी तो हम लग जाएंगे अडानी के शेयर्स खरीदने में। शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, इस साल डिविडेंड ना मिले अगले साल मिलेगा, या इस साल का डिविडेंड जो जनवरी में आना है वो कम से कम हमें मिले। तो ये न्यूज सुन के अट्रैक्शन होता है, डिमांड बढ़ जाती है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो वील बी पेइंग हाई प्राइस और सेम प्राइस, हाई प्राइस, लाइक दिस प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस। तो प्लीज मेंशन दिस पॉइंट क्विकली। स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, सर मतलब आपको आपका एक पीस ऑफ लैंड परचेज करने वाले कस्टमर्स हो सकता है कम मिले, बट किसी कंपनी का शेयर खरीदने वाले इन्वेस्टर्स बहुत मिलते हैं मार्केट में। बाय, मैंने बताया ना, लैंड का एक लोकेशन है, जिसको लोकेशन पसंद होगी और शी विल बाय, अदर्स वोंट बाय। तो वैसे ही आपको लग रहा है कि इस समय मार्केट गिरा हुआ है, इट इज अ गुड टाइम, शेयर सस्ता मिल रहा है, चलो खरीद के रख लें, कल को दाम बढ़ेगा बेच देंगे। इट्स स्पेक्यूलेशन, फ्रॉडलेंट नहीं है। हाँ, टैक्स इस पे आपको बहुत ज्यादा देना पड़ता है, बट इंडिया में जो स्पेक्यूलेशन लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में वो कोई गलत काम नहीं होता है, बट अगेन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। कभी कभी लोग ये भी कलाकारी करते हैं, मान लीजिए ढेर सारे लोग जो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं स्टॉक मार्केट का टर्मिनल, आपस में साठ गांठ बैठा ले कि किसी भी कंपनी का शेयर का भाव चलो बढ़ाया जाए। 200 रुपए था, तुम 210 रुपए की डील डालना बेचने की, मैं 210 में खरीदने की डील डाल दूंगा। तो 200 का भाव 210 हो गया, कितना बढ़ गया? 5%। ढेर सारे ब्रोकर्स ये काम करने लग गए। 1 घंटे तक ये काम चला, फिर ये बात हुई कि अब 210 को 225 करना है। 210 को 225, लगभग 12-13%। 5% पहले बढ़वाया, 12%, 17% एक दिन में दाम बढ़ा। फिर हमने भाव डाला, मैं सेलिंग के लिए ऑर्डर डालूंगा और तुम बाइंग के लिए डाल देना, डील एग्जीक्यूट हो गई। अब नॉर्मल पब्लिक, सीधा साधा इंसान जिसको अकल कम है, जो इस चालबाजी को अनेबल टू अंडरस्टैंड है, वो सोचेगा कंपनी के शेयर का दाम बढ़ गया, कंपनी अच्छी होगी, प्रॉफिट कमा रही होगी, बढ़िया कंपनी है, चलो मैं भी खरीदता हूं, वो भी कूद जाता है। बट ये तो ट्रैप था, दिस वाज अ ट्रैप। और आपने मान लीजिए 225 रुपए में शेयर खरीद लिया। फिर अगले 1 घंटे में ब्रोकर्स ने सेटिंग की, अब 270 का भाव लगाना है। 270 में भाव डाला, एक सेट ऑफ ब्रोकर्स ने बेचने का और एक सेट ऑफ ब्रोकर्स ने खरीदने का। समझ में आ गया? तो स्क्रीन पे भाव लोगों को नजर आने लग गया, लोग भी और खरीद रहे हैं। कल सवेरे ना इस शेयर का कोई बायर है खास, और जो बेचारे ओरिजिनल बायर्स थे जिन्होंने कल खरीदा था वो पागल बन गए। वो तो यही सोच के खरीदे थे कि एक दिन में 50-60 रुपए अगर भाव बढ़ा है तो कल और बढ़ेगा, और कल हम मौके पे चौका लगाएंगे और इन शेयर्स को बेच देंगे। बट कल सवेरे उन्हें कोई मिलेगा ही नहीं। बंदर वाली स्टोरी सुनी आप अपने बच्चों? नहीं सुनी? अच्छा, अभी एक बंदर वाली स्टोरी भी सुनाता हूं। तो अल्टीमेटली इन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सेबी ने बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाए और सेबी ने लगा दी कंप्यूटर पे एमसीबी। घर में एमसीबी लगी होती है ना, वोल्टेज हाई होता है, ट्रिप कर जाती है, इसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं? सर्किट ब्रेकर। जब इस तरह की हरकतें कुछ लोग करते हैं तो उसी समय उस शेयर की बाइंग सेलिंग कंप्यूटर पे बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। आपको वो शेयर कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर ही नहीं आएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने गूगल ब्लॉग पे कुछ ऐसा लिखा विच इज नॉट सो कॉल्ड वेरी गुड एज अ मॉरल पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, थोड़ा सा इनह्यूमन है, तो आपके चैनल को, आपके ब्लॉग को ब्लॉक कर दिया जाता है कि नहीं? वैसे ही सर्किट ब्रेकर ये काम करता है।
तो ये बात हमारी कंट्री में बहुत दिन बाद चालू हुई, मतलब 2001 के आसपास स्टार्ट हो चुका था। तो जब भी किसी शेयर का भाव अननेसेसरी बढ़ता है या घटता है तो उस पर ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर लग जाता है, ताकि लोग जानबूझ के पब्लिक के इमोशंस के साथ खिलवाड़ ना कर पाए और शेयर के भाव को फ्रॉडलेंटली बढ़ा घटा ना पाए। समझ में आ गया? तो एक बंदर वाली स्टोरी बहुत सुंदर स्टोरी है, सुनिएगा बहुत ध्यान से बच्चों। मान लीजिए एक थे मिस्टर एक्स और इनका एजेंट वाई। ये एक विलेज में जाते हैं जहां पे ढेर सारे लोग रहते हैं और यहाँ पे लोग परेशान होते हैं मंकीज से। किससे? मंकीज से, क्योंकि मंकी बड़ा परेशान करते हैं कि लोगों को। तो एक्स और वाई ने बोला इन गांव वाले विलेजर्स को, हम तुम्हें 20 रुपए देंगे, एक बंदर पकड़ के ले आओ, फायदा होगा, 20 रुपए भी मिलेगा और बंदर को पिंजरे में डाल देंगे तो बंदर किसी को नुकसान नहीं करेगा। गांव वाले 2, 4, 5, 10, 25, 50 ढेर सारे बंदर पकड़ के लाने लग गए। टाइम केम, ये 20 रुपए का भाव बढ़ के सो कॉल्ड 40 हो गया, क्योंकि अब बंदर कम हो गए थे और गांव वाले आलसी हो चुके थे क्योंकि बंदर मिल नहीं रहे थे। तो वाई ने बोला गांव वालों को कि भाई बंदर पकड़ के लाओ। तो गांव वाले कह रहे थे कि अब 20 रुपए में कौन बंदर पकड़ेगा, अब तो बंदर बहुत कम ही हो गए हैं। अब वाई की दुकानदारी चौपट होने वाली थी। तो वाई ने कहा मैंने अपने सर मिस्टर एक्स से बात कर ली है एंड ही इज विलिंग टू पे यू 40 रुपी। अब गांव वालों के मुंह में खून लग चुका है। अब उनको बंदर से ज्यादा पैसे में इंटरेस्ट आ गया। अब वो और मेहनत कर रहे थे, 40-40 रुपए में बंदर ढूंढ के लाए। बंदर और कम होते गए। क्यों कम होते गए? बिकॉज पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया जा रहा है। वाई ने गांव वाले से बोला 65 रुपीज मिलेगा, बंदर पकड़ के ले आओ, बंदर पकड़ के ले आओ। गांव वाले मेहनत मशक्कत करते रहे, कहीं से थोड़े बहुत बंदर और पकड़ लाए। अब लगभग गांव में सारे बंदर खत्म हो चुके थे। समझ में आ गया? एक्स शहर चलाया, वाई को बोला कि इन लोगों को बोल देना कि अगर बंदर फर्दर पकड़ोगे तो 90 रुपीज पर मंकी मिलेगा। कितना? 90 रुपीज। वाई ने कहा ठीक है। वाई ने गांव वालों को बोला हमारे सर शहर गए हैं, कुछ दिन बाद आएंगे और कह रहे हैं कि बंदर अब पकड़ के लाओगे तो अब ऑफर प्राइस 90 है। गांव वाले कह रहे हैं अब तो बंदर है ही नहीं, पकड़ के कहां से लाए? बट 90 गांव वालों को नजर आ रहा था। तो वाई ने गांव वालों से क्या बोला पता है? ये जितने बंदर पिंजरे में बंद है ना, ये तुम लोग मेरे से खरीद लो 70 रुपए के भाव से। कितने में? 70। और इनको जंगल में छोड़ाओ और फिर जब मेरे सर आएंगे 90 रुपीज देंगे, इन्हीं बंदरों को पकड़ के वापस ले आना। गांव वालों ने सोचा सौदा तो फायदे का है, सौदा तो फायदे का है कि 20 रुपए में जो बंदर हमने पकड़ के बेचे थे, आज हम वो वापस लेते हैं 70-70 में। सुनाई पड़ रही बात? समझ में आ रही है? और इन बंदरों को कहां छोड़ दें? जंगल में। पहले गांव वालों को 20 रुपए मिला, फिर 40 रुपए मिला, फिर 65 रुपए मिला और बंदर दे दिए गए। अब गांव वालों की जेब से कितना पैसा निकलेगा? 70 रुपी। और ये पैसा किसको मिलेगा? वाई को। वाई किसे दे देगा? एक्स को। और गांव वाले इंतजार करेंगे, अब मिस्टर एक्स वापस आएंगे, बंदर पकड़वाने के कितने पैसे देंगे? 90। इस रात की सुबह नहीं है। वाई 70-70 रुपए बटोरा, 100 बंदर वापस गांव वालों को दिए 7,000 में। शहर निकल गया ये बोल के सर की गाड़ी खराब है, मैं उन्हें अपनी गाड़ी पे लेके आऊंगा, कल सुबह 90 रुपए दिए जाएंगे और जो बंदर जंगल में छोड़ के आए हो वो वापस ले आना। गांव वाले बड़े खुश थे, रात भर सो भी नहीं पाए। वाई चला गया शहर। गांव में कौन बचा बच्चों? बंदर ही बंदर। बंदर तो बंदर थे और जो इंसान थे वो भी बंदर बन गए। 90s में अपना स्टॉक मार्केट ऐसे ही था। ब्रोकर्स जैसे चाहते थे भोले भाले क्लाइंट्स को वैसे ही चीट करते थे। मैं ओरिजिनल ट्रू स्टोरीज आपको बता रहा हूं। लखनऊ सिटी, प्रयागराज सिटी, XYZ, दुनिया के किसी भी शहर का नाम लीजिए, इंडिया के किसी भी शहर का नाम लीजिए जहां पे स्टॉक मार्केट का फिजिकल ट्रेड नहीं होता था। लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में ट्रेड किया करते थे। अगर आपने अभिषेक बच्चन की वो स्कैम मूवी देखी हो, बिग बुल देखी हो, तो उसमें था टेलीफोन लाइन पे छोटे शहरों से मुंबई ब्रोकर से बात की जाती थी और बोला जाता था हमारा क्लाइंट है जो SBI का शेयर खरीदना चाहता है, बताइए क्या भाव चल रहा है।
SBI का शेयर अगर 15 रुपए का होता था तो मुंबई का ब्रोकर लखनऊ वाले ब्रोकर को बोलता था 22 रुपए भाव चल रहा है। ये ब्रोकर अपने क्लाइंट को बोलता था 30 रुपए भाव चल रहा है, क्योंकि टॉकिंग किसके बीच में हो रही है, मुंबई के ब्रोकर और लखनऊ के ब्रोकर में, और क्लाइंट को नहीं पता आपस में क्या बातें चल रही हैं। 15 रुपए का शेयर क्लाइंट को कितने में चिपकाया जाता था, 30 रुपए में। कमेटी बैठी इसके ऊपर 90s में, और ये डिस्कवर हुआ कि भाई ऐसी रैम्पेंट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, लोगों को 2-2 शेयर का भाव देना पड़ रहा है एक शेयर खरीदने के लिए। इसीलिए लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, सब कालाबाजारी चल रही है। सेटअप किया गया बच्चों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो डे वन से ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ही फेमस था। ऑफलाइन ट्रेडिंग होती नहीं थी, तो अब तो भाव स्क्रीन पे आएगा, क्या कोई किसी को चीट कर पाएगा? नो। तो जैसे पुराने जमाने में लोकल शॉपकीपर्स पब्लिक को बेवकूफ बनाते थे, आज हम कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं सबसे पहले Amazon और फ्लिपकार्ट पे उसका प्राइस चेक करते हैं। हाँ, दमालू कचौड़ी वाले अभी बचे हुए हैं, क्योंकि Amazon फ्लिपकार्ट अभी दमालू कचौड़ी नहीं बेच रहे हैं। और फिर आप शॉप पे जाके बोलते हैं Amazon पे तो ये मोबाइल 16,300 का है, आप अंकल जी 17.5 का क्यों बेच रहे हो? अंकल जी कह रहे हैं बेटा मेरी लोकल दुकान है, कुछ भी हो हमसे इससे मतलब नहीं है। अंकल जी कहेंगे अच्छा चलो 16,500 दे दो। बेचारे अंकल जी ने खरीदा भी 16,400 का था। Amazon की जितनी सस्ती बाइंग है वो अंकल जी की बाइंग होती नहीं है। अंकल जी देख के कोई बात नहीं, मैं तेरे को एसेसरीज में चिपकाऊंगा, 25 रुपए का टेम्पर्ड 50 में बेचूंगा, 50 रुपए का बैक कवर मैं तेरे को 150 में बेचूंगा। तो जितना मैंने मोबाइल में नहीं कमाया उससे ज्यादा मैं एक्सेसरीज में कमाऊंगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो इसी काला बाजारी को रोकने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट की गई। तो एज ऑफ टुडे तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर वेरी 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 सेफ, डरने की कोई चिंता नहीं है। स्प्रेड ऑफ इक्विटी कल्चर, मैंने बोला ना मेरे दादाजी सिर्फ बैंक में एफडी करवाते थे, बट हमारे जैसे लोग बैंक की एफडी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिटर्न थोड़े हाई हो। मतलब एक जमाना था आपके घर में जब दादाजी और दादी जी के हाथ में घर की भागदौड़ थी, तो सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी बनता था। आजकल घर में डोसा भी बन जाता है, पास्ता भी बन जाता है, पिज्जा भी बन जाता है। तो कल्चर ऑफ ईटिंग शिफ्ट हो गया। तो वैसे ही डेज वर देयर जहां पे पीपल यूज टू इन्वेस्ट ओनली इन बैंक एफडीज और कहीं पे या गोल्ड वगैरह में, बट आज लोग स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स वगैरह में म्यूचुअल फंड में खूब पैसा लगाते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? ensures better allocation of capital. How? When you put in your money into bank children, मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट फंड्स में जाता है, बट जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा अलग अलग तरह की कंपनीज के पास जाता है। टेलीकॉम सेक्टर में आपका पैसा जा रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई में जा रहा है, डिफरेंट प्लेसेस में आपका पैसा जा रहा है। बट बैंक के थ्रू इन्वेस्ट किया गया पैसा इन सब जगहों पे जाए ये जरूरी नहीं है, इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स ज्यादा एंड अबव ऑल चिल्ड्रन रिस्क भी ज्यादा ही है। ओके, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, यस, एज पर सेबी गाइडलाइंस अगर मार्केट गिरने से आपका नुकसान हो जाए वो तो भगवान भी नहीं कवर कर सकते, बट अगर फ्रॉड हुआ आपके साथ, चीटिंग हुई, सेबी आपके पैसे लेके ब्रोकर आपके पैसे लेके भाग गया, तो सेबी ने ब्रोकर से इतना ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया होता है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। तो इन सर्टेन केसेस रुपीज 10 लाख, इन सर्टेन केसेस रुपीज 20 लाख तक का रिस्क आपका कवर्ड रहेगा। अगर भाग जाता है ब्रोकर पैसा लेकर तो सेबी आपको उसके सिक्योरिटी में से पैसा रिफंड करेगा। तो फ्रॉड से आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। मार्केट नीचे गिर जाए इस वजह से यू सफर सम लॉस, वो तो भाई बिजनेस है। ओके, सो दीज आर द टू लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया चिल्ड्रन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बीएससी की क्या स्टोरी है, एक यूट्यूब पे वीडियो में शेयर करूंगा आपको, और एनएससी की क्या स्टोरी है तो मैंने आपको थोड़ी बहुत अभी पढ़ा दी। दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।